मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 3 कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नाम है डिटरमिनेंट सारणी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके अंदर हमने देखा था पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। उसके अंदर देखा था हमने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसी दो इक्वेशन देखी थी। और जब ऐसे अपने पास में लीनियर इक्वेशन दी होती थी इन दो वेरिएबल के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और तब हम इसकी बात करते थे कि कब तो ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा और कब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस रखेगा और कब ये नो सॉल्यूशन रखेगा। तो हम ऐसा कहते थे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब होता था तब हम कहते थे यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब कि उसका ओनली एक हल होगा, उसके अलावा कोई भी दूसरा हल नहीं होगा। मतलब x और y की एक ही वैल्यू ऐसी होगी, कोई भी वैल्यू हो x एंड y की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। ये कंडीशन कब आती है? जब अपने पास में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता था। अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो वी कैन राइट a1 इंटू b2 नॉट इक्वल टू a2 इंटू b1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और अब इसी को ही आगे बढ़ा के डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2, और इसको सोल्व कर लो। सेम ये चीज नॉट इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन सोल्व कैसे करते हैं? ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा विद सबट्रैक्ट सिंबल। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको वापस। a1 b2, पहले a1 को b2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस a2 b1 देखो, और नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो ये हम वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसी को हम आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। ये एक नया फॉर्म अपने पास में आया है। अब सबसे पहले मैं जो ये डिटरमिनेंट है, सारणिक है, ये किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा कि डिटरमिनेंट किसे कहते हैं। डिटरमिनेंट सारणिक किसे कहते हैं? सारणिक क्या होती है, इसके लिए हम बात करेंगे। माना कोई aij एक आव्यूह aij एक n क्रम का वर्ग आव्यूह है। ठीक है। तब एक अद्वितीय संख्या मीन्स वो यूनिक नंबर, अद्वितीय संख्या डिटरमिनेंट ऑफ ij आव्यूह A का सारणिक कहलाता है। सारणिक मतलब डिटरमिनेंट कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख दिया, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने,
जैसे ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसके डिटरमिनेंट की मैं बात करूंगा तो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ये, दोनों साइड क्या होता है, एक लाइंस होती है, ठीक है। ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3, और जब ये कितने ऑर्डर का है 1 क्रॉस 1, तो ये भी 1 क्रॉस 1 का है, तो क्या आ जाएगा 3। अगर मैं A2 क्रॉस 2 का ले लूं, जैसे 1 2 3 4 ये बनाएंगे, और अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है 1 2 3 सोल्व कर लो डिटरमिनेंट, 4 1 जा 4, अभी ये भी जैसे मैंने 4 1 जा 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा माइनस। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर क्या आ गया -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया -2। अब मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा कि 3 ये देखो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करना आपने सीखा। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करना सीखा। अब मैं इसके बाद में बताऊंगा कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। देखो डिटरमिनेंट के लिए क्या बोला है कि ये क्या होता है, एक n क्रम का वर्ग आव्यूह होता है। अब n क्रम का वर्ग आव्यूह, तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो डिटरमिनेंट है सारणिक है वो ऑलवेज वर्ग आव्यूह पे अप्लाई होती है, या फिर वर्ग आव्यूह पे अप्लाई होती है, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होते हैं तभी हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसका ही हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, और किसी दूसरी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी डिटरमिनेंट के लिए कि वो क्या होनी चाहिए, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तब एक अद्वितीय संख्या Aij आव्यूह ए का सारणिक अलग है। अद्वितीय संख्या की मतलब हम देखो मैट्रिक्स में तो क्या था, एक फिक्स फॉर्मेट रहते थे, हम मल्टीप्लाई कर लेते थे चाहे एडिशन करते थे, तो भी एक नंबर्स या अवयवों का एक सुव्यवस्थित रूप मिलता था अपने को, वापस एक मैट्रिक्स ही निकल के आता था अपने पास में, जो हमने देखा। बट डिटरमिनेंट में क्या है, हम सोल्व करके उसको एक नंबर की फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट को सोल्व करने का अपने पास में एज नंबर के रूप में लाने का तरीका है। अभी इसके बाद में जब मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर लिखवाऊंगा मैं आपको कि डिफरेंस बिटवीन मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। देखो उसके लिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे A इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 0 3 1 5 7 2 4, ये एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया। कोई एक एलिमेंट नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे -5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अब जैसे मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसके अंदर क्या करना है कि जिस एलिमेंट का आपको डिटरमिनेंट निकालना है उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब वो एलिमेंट जिस कॉलम में है या जिस रो में है उसको छोड़ना है। जैसे 1 का मुझे निकालना है तो 1, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम अलोंग इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कर रहा हूं, तो जो जैसे फर्स्ट रो के अलोंग और सिंबल कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो प्लस मतलब ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर आप सेकंड रो के इसमें करोगे तो देखो प्लस माइनस, यहां माइनस है तो इसका प्लस, ये प्लस है तो यहां माइनस, फिर ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये ऑल्टरनेट वे में चलते हैं। तो आप जिस रो के या जिस कॉलम के अलोंग आपको आप खोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंबल देखना है। प्लस से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एंड भी प्लस पे ही होता है, ठीक है। देखो अब सोल्व करते हैं हम, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि जो कोरस्पॉन्डिंग रो, ये
बची हुई जो डिटरमिनेंट है उसको ले लिया 1 -5 2, ठीक है। फिर ये -2, इसका कॉलम छोटा, इसकी रो छोटी, क्या बचा 3 -5 7 4, 3 -5 7। फिर जैसे इसकी बात करूंगा तो 0 लेना है, 0 डिटरमिनेंट, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, रो को छोड़ दिया, क्या बचा 3 1 7। सोल्व कर लो अब इसको, तो देखो 1 इसको सोल्व करना आपको मैंने पहले बताया 4 1 जा 4 माइनस 2 5 जा 10, बट माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 10, -2 इंटू 3 4 जा 12, 7 5 जा 35, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 35, और इधर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 0। सोल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से कितना हो गया 10 + 1 10 + 4 14 इंटू 1 14, इधर से 35 + 12 47 47 इंटू 2 -94, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 80। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं ये आपने सीखा होगा। अब मैं जो बता रहा था आपको कि मतलब हम किसी भी रो और कॉलम के अलोंग खोल सकते हैं। अभी मैंने इसको खोला, फर्स्ट रो के अलोंग हमने इसको सोल्व किया। अगर आप चाहो तो मैं किसी और रो के अलोंग इसको सोल्व करूं, जैसे सेकंड कॉलम के अलोंग, ये तो था फर्स्ट कॉलम के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग, मतलब फर्स्ट रो को लेके मैंने सोल्व किया। अब मैं इसको सोल्व करता हूं सेकंड कॉलम के अलोंग, सेकंड कॉलम के अलोंग। तो सेकंड कॉलम के अलोंग अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपको ओनली फॉर सेकंड कॉलम जो है उसकी सिंबल, तो इसके माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा, और प्लस है तो माइनस, आंसर फाइनली यही आना। देखो जैसे मैं इस सेकंड कॉलम के अलोंग खोल रहा हूं तो पहले क्या आ जाएगा, तो ये 14 - 94 कितना है -80 होगा। अब सेकंड कॉलम के अलोंग जो मैं खोल रहा हूं, तो सेकंड कॉलम के अलोंग जब खोलेंगे तो देखो ये तो आ जाएगा -2, तो अब इसके बाद में ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, क्या आएगा 3 -5 7 4, 3 -5 7 4। फिर उसके बाद में ये माइनस का है तो ये +1 इंटू, अब देखो ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, क्या आएगा 1074 1074। फिर उसके बाद में जब ये लूंगा तो ये देखो ये माइनस का था, ये प्लस तो ये -2, अब ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, क्या आएगा 103 -5। सोल्व करो इसको तो -2 इंटू 3 4 जा 12, 7 5 जा 35, बट -35 आ रहा है और एक माइनस अपने पास में होता है तो माइनस प्लस 35, +1 1 4 जा 1, और 7 से 0 मल्टीप्लाई कोई फर्क 0 हो जाएगा, -5, ठीक है। अब इसके बाद में -2 इंटू ये कितना हो जाएगा 47 +4 1 इंटू 4 4, -2 इंटू -5 +3, तो -94 +14 कितना आ जाएगा फाइनली 80, किसका -80। देखो जब हमने फर्स्ट रो के अलोंग खोला था तो भी -80, सेकंड कॉलम के अलोंग खोला तो भी -80। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हम डिटरमिनेंट को, जब अपने पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को अगर डिटरमिनेंट निकालना है, सारणिक निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग हम उसको सोल्व कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल्स का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको ध्यान रखना है अपने को पहले, और इसके अलोंग ऑल्टरनेट वे के अंदर ये चेंज होता है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसी के अकॉर्डिंग अपने को सिंबल यूज करना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपने सिंबल यूज नहीं करे तो आपका डिटरमिनेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये था, मैंने डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका आपको बताया। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा, देखो ये तो सोल्व करने का तरीका देखा, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स तथा डिटरमिनेंट, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट।
एंड डिटरमिनेंट। आव्यूह व सारणिक में अंतर। इधर लिख लेता हूं आव्यूह और इधर हो जाएगा सारणिक। सबसे पहला है आव्यूह संख्याओं का एक सुव्यवस्थित रूप होता है। मतलब अगर हम उसको सोल्व कर ले, कितना भी सोल्व कर ले, ये हमेशा एक सुव्यवस्थित ही होता है। इसका तथा आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। संख्यात्मक मान नहीं होता। जबकि सारणिक की बात करें, सारणिक एक संख्यात्मक, सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान होता है। सारणिक का क्या होता है? एक संख्यात्मक मान होता है। सेकंड, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, परंतु जबकि सारणिक में पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर होती है। सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, जबकि इसमें, क्योंकि हमने मैट्रिक्स तो 2x3 ऑर्डर का भी देखा है, 1x3 ऑर्डर का भी देखा है, 3x1 ऑर्डर का भी देखा है। मैट्रिक्स तो हमने बहुत सारे ऑर्डर के देखे हैं, बट आव्यूह के अंदर हमेशा आपको वर्ग आव्यूह ही मिलेगा। वर्ग मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर मिलेंगे। ठीक है, जितने कॉलम होंगे उतने ही पंक्ति होगी। थर्ड इसका पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों को परिवर्तित, मतलब ट्रांसपोज लेने की बात करते हैं। ट्रांसपोज करने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि इसमें अगर हम चेंज कर लें, जबकि सारणिक में पंक्ति व स्तंभों को परिवर्तित करने के बाद भी सारणिक का मान
समान रखा है, इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसको हम प्रूव करेंगे आगे। तो ये था डिफरेंस। अब इसके बाद में अपने पास में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड। ठीक है, अब ये देखते हैं।